Hmm. We have discussed AC circuit, different type of AC circuit, and we have discussed AC circuit containing resistor only, and second one AC circuit containing inductor only. Okay. Write down इसी में है वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस XL with frequency. Variation of inductive reactance XL with frequency. With frequency. ओके तो आप लोग इसमें देखोगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा. XL is equals to what? It is omega. In place of omega, you can write 2 pi by TL. In place of 1 by T, you can write what? 2 pi F frequency into L. Means XL is equal to 2 pi F into L. Means XL and F is directly proportional. या ऐसे लिख सकते हो आप, XL is directly proportional to F. The graph will be straight line. Okay, straight line. The graph XL versus F means inductive reactance versus frequency. The graph will be straight line. Okay, if other factors are constant. If other factors are constant, the graph will be straight line because XL is directly proportional to F means frequency. Write down third heading. AC circuit containing only a capacitor. AC circuit containing only a capacitor. मतलब क्या हुआ कि AC सर्किट में सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर होगा. सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर होगा. जैसे हमने पढ़ा कि एक सिर्फ रेजिस्टेंस होगा, हमने पढ़ा कि एक सिर्फ इंडक्टर होगा, वैसे ही यहाँ पे सिर्फ एक कैपेसिटर होगा, है ना. ये कैपेसिटर और ये है एसी सोर्स. ओके, एसी सोर्स हो गया. यहाँ पे E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा t. और यहाँ पे हम जानते हैं इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है P इक्वल टू Q बाई C होता है ना फॉर्मूला. होता है ना फॉर्मूला. यहाँ पे अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज देखा जाए तो V इज इक्वल टू Q बाई C. कैपेसिटेंस यू नो वेरी वेल. यहाँ पे हम बात करें, लिख लेना यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस या इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, जो भी चाहो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ अक्रॉस द instantaneous EMF of the AC source. Instantaneous EMF of the AC source is equal to voltage drop across the capacitor. लिखो, write down. Instantaneous voltage across the source equal to potential drop across the capacitor's plate. Across the capacitor's plate. या सिंपली आप लिख सकते हैं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर. हाँ, तो इसके बाद आप देखोगे क्या ध्यान से इसमें
क्या करते हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। क्यू बाई सी वोल्टेज डिफरेंस इसके क्रॉस और इसके क्रॉस बराबर होता है ई नॉट साइन ओमेगा। तो Q इज इक्वल टू सी ई नॉट साइन ओमेगा। हमको क्या चाहिए, आई, क्योंकि ई तो हमको पता है, हमको ई और आई निकालना होता है। ई तो हमको पता है, यहाँ आई निकालना है, लेकिन क्यों हमको दिया हुआ, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए बताओगे? इसके साथ क्या करना चाहिए कि आई मिल जाए, बताओ, कोई बताएगा? नहीं पता। व्हाट शुड आई डू विद दिस इक्वेशन? आई निकालने के लिए क्या करना चाहिए? नो रिप्लाई। देखो मैं बताया था, क्यू दिया हुआ है, अगर हम इसको डी क्यू अपॉन डी टी कर दें तो आई हो जाएगा। फिर सी ई नॉट, सी ई नॉट, साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना लगा, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, है ना? ऐसे लिख लो, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। आई विल बी इक्वल टू ओमेगा सी ई नॉट, ई नॉट कॉस ओमेगा। ई आई और ओमेगा टी ग्राफ बनाए तो कैसा बने? ई आई ओमेगा टी ग्राफ बनाना चाहे तो कैसा बने? ई के लिए तो ग्राफ ऐसे ही बनेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिस विल बी मैक्सिमम ई नॉट। आई, आई के लिए क्या ग्राफ बनेगा, कॉस ओमेगा। देख लेना, ये क्या है, कॉस ओमेगा टी, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा सी इंटू ई नॉट, है ना? तो ध्यान रखना इस बात का। और यहाँ पे सी आई जो होगा, आई का एम्पलीट्यूड कम होता है, ये ध्यान रखना, ई में इतना मल्टीप्लाई है लेकिन सी की वैल्यू बहुत छोटी होती है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम एम्पलीट्यूड बाउंड्री डिसाइड कर देंगे पहले, नीचे हो चाहे ऊपर हो, एम्पलीट्यूड उससे थोड़ा सा कम होगा, और मैक्सिमम से स्टार्ट होगा ना, कॉस है ना, आई इक्वल टू कॉस, मैक्सिमम में स्टार्ट होगा 90 पे जीरो हो जाएगा, ऐसे होगा, फिर 180 पे ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर इसका मैक्सिमम हो जाएगा, ऐसे चलेगा। बनाओ फिगर। आई नॉट का होगा, मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, देख लेना, इस हिसाब से ग्राफ बनेगा।
इसको और हम साइन फंक्शन में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, बताए कोई साइन फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको। अगर मैं इसको साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, साइन 90 प्लस थीटा, इट इज कॉस थीटा, तो ये इसके बराबर, ठीक है, साइन में कन्वर्ट कर दिया हमने। और ये ई नॉट, ये ओमेगा सी को नीचे ला दिया, इसको सिंप्लीफाई करो तो यही आएगा, आई इज इक्वल टू दिस वन। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ग्राफ बनाएंगे, इसको हम फेजर डायग्राम कहते हैं, फेजर डायग्राम। तो ई इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी, तो ऐसे ही बनेगा, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, सॉरी। तो ई नॉट का तो ये मैक्सिमम होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर हम आई के लिए बात करें, आई आई की अगर हम बात करें तो क्या होगा, आई इक्वल टू साइन, आई इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बाई, प्लस फाइव ओमेगा टी, ये तो है ही है। इससे और ऐड करना है, यानी इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन, और इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कम होगा ई, है ना। इसके बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90, ओमेगा टी प्लस फाइव बाई। So this is I know. This is the phasor diagram. It will rotate like that. It will rotate like that. Okay. This is phasor diagram, and this is the variation of EI versus omega t. You can also write here omega t. वहां पे लिख लेना नीचे किस किस ग्राफ पे। और यहाँ पे देखोगे, ये I इज टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी आई नॉट जो हो जाएगा वो ई नॉट अपॉन वन अपॉन ओमेगा सी, यानी ये नीचे वाला जो है आई कोस टू वी अपॉन आर होता है ना, वी बाई आर, आई कोस टू वी बाई आर, है ना। तो दिस इज द रेसिस्टिव प्रॉपर्टी, यानी वन अपॉन ओमेगा सी, वन अपॉन ओमेगा सी, यहाँ ई अपॉन आर होता है ना, तो लेकिन यहाँ पे वी अपॉन वन अपॉन ओमेगा सी, वन अपॉन ओमेगा सी विल बी एक्स सी, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज कैपेसिटिव reactance, capacitive reactance. This is what, this is capacitive reactance. ओके, है ना। इसको एफ के फॉर्म में भी चाहो तो लिख सकते हैं, xc is equals to 1 upon omega c, means 1 upon 2 pi f into c. इसको भी ओम में कैलकुलेट करते हैं। SI यूनिट ऑफ द reactances are ohm. Note down fast and write down heading variation of capacitive reactance with frequency. Variation of capacitive reactance with frequency. ये ग्राफ कैसा बनेगा इसका, ये XC होगा, XL नहीं है, XC है, XC and it is F. It will be like that, rectangular hyperbola, क्योंकि XC जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है F के, फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ग्राफ जो होगा वो हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। I don't think there should be there is any problem. It's very easy. If you want to understand, that is very easy.
Write down next. Write down next heading. AC circuit containing L and R in series. AC circuit containing L and R in series. L and R means inductor and resistor. You know, inductor and resistor. बोला है ना इसमें L and R, इंडक्टर एंड रेजिस्टर. इसमें चाहो तो लिख सकते हो ब्रैकेट में, बाद में याद नहीं आएगी L और R क्या है, हालांकि पहले पढ़ चुके हो ना L और R क्या है. चलो इसमें देखना, ये यहाँ पे R लगा हुआ है और यहाँ पे L लगा हुआ है और यहाँ एक AC सोर्स लगा है, तो ये दोनों आपस में सीरीज. दिस इज L एंड दिस इज R. इनके बीच में यानी यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, पोटेंशियल वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर इज इक्वल्स टू आई आर. ये वी आर सफिक्स में है, वी इंटू आर नहीं. वी आर मीन्स वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर इक्वल टू आई आर. और इसके अक्रॉस अगर हम निकालना कोशिश करें यानी वी एल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर दैट इज इक्वल्स टू आई इंटू एक्सएल. ध्यान रखना आई इंटू एक्सएल. आई आर होता है ना, वी इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आई आर. तो इंडक्टर रजिस्टर में क्या होता है, रजिस्टर में ध्यान रखना कि आर रेजिस्टेंस होता है और ऐसे ही हमारा इंडक्टर में एक्सएल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं. सेम लाइक रजिस्टर, सेम लाइक रजिस्टर. रजिस्टर में जैसे होता है वैसे ही यहाँ पे भी होता है एक्सएल और एक्ससी भी होता है वैसे, है ना. यहाँ पे एल है तो इसलिए आई एक्सएल होता है. ठीक है. इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो आई सॉरी इसके लिए रजिस्टर के लिए आप देखोगे तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी आया था और I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आया. E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. यानी दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना था, V और I दोनों के बीच में कैसे आया था, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. ये तो सबके लिए होता है. यहाँ पे I इक्वल टू आया था आई नॉट साइन ओमेगा, यानी ई और आई यानी वी और आई के बीच में अगर हम देखें फेज डिफरेंस, यहाँ भी ओमेगा टी यहाँ पे ओमेगा, फेज डिफरेंस क्या है, 0. तो यहाँ पे बोलेंगे ये आई और यहाँ पे वी, इन दोनों ई कह सकते हो वी कह सकते हो, नो प्रॉब्लम. यानी आई और वी आर के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, फेज डिफरेंस 0. ठीक है. लेकिन यहाँ पे अगर मैं आई की बात करूं, आई इधर है तो वी क्या है, वी एल इधर है 90 डिग्री पे, फेज डिफरेंस 5/2 का है. हो गया, बना लो जल्दी जल्दी बनो.
डन। अच्छा, हम्म, इसके लिए क्या था, इसके लिए ये तो आर के लिए था, है ना। एल के लिए क्या था, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये था ना। चाहो तो लिख सकते हो इसको। देखो इसमें क्या करना है, हमको एक डायग्राम बनाना है, इसको हम फेजर डायग्राम कहते हैं ना। फेजर डायग्राम लिख लो यहाँ पे, फेजर डायग्राम फॉर एल आर सर्किट, फेजर डायग्राम फॉर एल आर सर्किट। देखो सबसे पहले हम बात करें किसकी, वी आर की, वी आर यानी ई आर ओमेगा टी, दिस इज व्हाट, दिस इज ओमेगा। बनाओ फिगर। और वी आर और आई, आई भी उसी डायरेक्शन में, बोलो करंट, करंट भी हमारी उसी डायरेक्शन में। बोलो। अब इसके बाद बोल रहा है कि वी आर और एल, अच्छा, इसकी करंट देखा जाए, इसकी करंट, करंट दोनों सेम डायरेक्शन में, करंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, बट वोल्टेज क्या है, अपोजिट, वोल्टेज अपोजिट, ठीक है ना। अगर इसके लिए मैं आई ये बनाता हूं तो आई से, आई से, आई जो है, आई, आई पीछे है, आई ई से पीछे है ना, देखो आई लैग कर रही है ना, यहाँ पे देखना। अगर इसको मैं ओमेगा टी लेता हूँ, टी को, तो ये ओमेगा टी माइनस फाइव बाई टू, देखना ध्यान से। तो अगर आई इस डायरेक्शन में है, एक सर्किट में करंट दो डायरेक्शन में नहीं हो सकती ना, एक ही डायरेक्शन में होगी ना। तो अगर हमने आर के लिए फिक्स कर दिया आई, तो इसके लिए अगर आई ये हो गया, यानी ये और ये हो गया, तो इसके लिए वी कितना हो जाएगा, उससे 90 डिग्री आगे, यानी जितना करंट होगी उससे 90 डिग्री आगे। यानी अगर हमने इसको माना हुआ है आई, तो एल के, वी कितना हो जाएगा इससे 90 डिग्री आगे, यानी इस डायरेक्शन। समझ आ गया, दिस इज व्हाट, दिस इज वी एल। अब क्या बात आती है कि अगर ये एक वेक्टर है वी आर और ये एक वेक्टर है वी एल, इनका अगर हमको रिजल्टेंट चाहिए, इनका अगर रिजल्टेंट चाहिए, तब क्या करेंगे, दो वेक्टर है, दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, तो क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन को फॉलो करेंगे, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आपको पता है कि भूल गया सब, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ यूज करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ, है ना। पैरेललोग्राम लॉ कैसे यूज होता है तो बताएगा। पहले हम क्या करेंगे, इससे हम पैरेललोग्राम बनाएंगे, यानी इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है।
फिर इसके पैरेलल एक लाइन ऐसे ड्रॉ, तो जहां ये बन जाएगा उसको हम बोलेंगे ये पैरेललोग्राम हो गया। यानी VL और VR, एक बोल रहा है कि करंट के साथ चलो, एक बोल रहा है करंट के परपेंडिकुलर चलो। ठीक है, एक ही सर्किट से जुड़े हुए हैं तो दोनों की बात नहीं मानी जाएगी। यानी दोनों की बात मान के दोनों का कुछ एवरेज निकाला था, है ना। एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये ट्रायंगल सॉरी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे। रिजल्टेंट कहाँ होता है, ये होता है, तो दैट विल बी द रिजल्टेंट। समझ में आ गया। यानी एक्चुअल जो ई निकल के आएगा, एक्चुअल इसको ई कह सकते हैं, दैट इज VL प्लस VR रिजल्टेंट, VL प्लस VR, VL प्लस VR। और इसका जो यहां से एंगल आएगा आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, फाई। यहाँ पूरा नहीं, सॉरी, इसको मान लेते हैं फाई। हो गया। यानी कि अब हमको जो रिजल्टेंट ईएमएफ चाहिए, रिजल्टेंट ईएमएफ, और हमारा रिजल्टेंट ईएमएफ क्या होता है, रिजल्टेंट ईएमएफ क्या होगा, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालते हो वेक्टर में, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस सॉरी आर आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा 90 डिग्री पे, इसलिए वाला टर्म हट जाएगा। यानी कि रिजल्टेंट ईएमएफ विल बी इक्वल टू अंडर रूट अंडर रिजल्टेंट ईएमएफ विल बी इक्वल टू, या फिर मैक्सिमम, अगर इन दोनों के मैक्सिमम की बात करें तो ई नॉट हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। तो आई नॉट जो हो जाएगा हमारा, ई नॉट अपॉन आर होता है ना, ई नॉट अपॉन आर होता है, क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे आर होता है ना, लिखो 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 लिखो, पिक्चर। देखो आई इक्वल्स टू, देखो एक फॉर्मूला याद रखना, आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर, ये ना थर्ड चैप्टर से पढ़ते हैं। आई, जब हम सिर्फ रजिस्टर की बात करते हैं तो आई आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर, सिर्फ रजिस्टर की बात करेंगे तब, पहला सर्किट। जब हम दूसरी सर्किट की बात करते हैं, सिर्फ इंडक्टर होता है, तो आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन एक्सएल होता है, यानी आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन एक्सएल। और जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन एक्सीआर। ठीक है, तो अलग, ये रेजिस्टेंस के लिए, ये इंडक्टर के लिए, या कैपेसिटर, है ना। आई आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन या ई अपॉन, जो भी कह लो, ई और वी कह लो, ई अपॉन आर, आई इक्वल टू ई अपॉन एक्स सी, आई इक्वल्स टू वी ई अपॉन एक्सएल। लेकिन यहाँ पे दो चीजें, बोला, दो चीजें हो गई, यानी रेजिस्टर भी हो गया और इंडक्टर भी हो गया। तो जिस तरह से रेजिस्टेंस को हम रिएक्टेंस कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस, सेम इसी तरह से दोनों मिलकर एक नए नए टाइप की रेसिस्टिव प्रॉपर्टी जनरेट करते हैं। ठीक है ना, नए, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम जेड कहते हैं। जेड क्या है इसमें, लिख लेना है, इसको लिखते रहना। जेड किसमें, जेड है एम्पिडेंस, जेड क्या है, एम्पिडेंस। जब दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट हो, दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, मतलब कैपेसिटर, इंडक्टर, रेसिस्टर, दो या दो से ज्यादा, तीनों भी हो सकती है एक साथ,
रेजिस्टर भी हो सकता है, इंडक्टर भी हो सकता है, कैपेसिटर भी हो सकता है ना। यहाँ पे दो दिया हुआ है, दो या दो से ज्यादा अगर होंगे तो हम ना तो रेजिस्टेंस बोलेंगे ना तो रिएक्टेंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जेड यानी इम्पेडेंस बोलेंगे। चीज वही, इसकी भी यूनिट क्या होती है? ओम होती है, लिख लेना साइड में, ओम। सेम वही है, जब दो सर्किट आ जाती है सर्किट में सीरीज में, तो इनके इनके अंदर जो रेसिस्टिव प्रॉपर्टी होती है उसको हम इम्पेडेंस कहते हैं। अगर सिंगल आएगा तो रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस कहते हैं। रिएक्टेंस किस केस में होता है? दो केस में, एल और सी के केस। एल होता है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस और सी होता है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। लेकिन जब एल आर आ जाता है या एल आर आ जाता है या आर सी आ जाए या एल सी आर आ जाए, कोई मतलब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट हो जाए, तो उस टाइम पे जो रेसिस्टिव प्रॉपर्टी आती है दैट इज जेड, इसको हम बोलते हैं इम्पेडेंस। इसकी भी यूनिट ओम होती है, ध्यान रखना इस बात का, इसकी भी यूनिट ओम होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो ई नॉट के प्लेस पे ई नॉट के प्लेस पे आप ऐसे लिख सकते हो, इस तरह से, अंडर रूट आई नॉट एक्सएल होल स्क्वायर प्लस आई नॉट आर होल स्क्वायर अपॉन जेड। तो यहाँ पे हो जाएगा आई नॉट इक्वल टू, आई नॉट दोनों में से बाहर आ जाएगा, अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन जेड। इससे से कैंसिल हो जाएगा, तो जेड इक्वल टू क्या बचेगा? अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मीन्स इम्पेडेंस सर्किट के अंदर जो आएगा, रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, फिर स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है ना। इम्पेडेंस विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। जल्दी करो। चीजें समझ लेना इसमें क्या है ना। मैं बोल रहा हूँ टफ है, काफी टफ। डन, ओके। देखो यहाँ पे एक चीज को समझना कि जब सिर्फ योर रेसिस्टर लगा होगा तो आई और आर, आई और वी आर के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो जीरो है, कंफर्म पता है। और जब इंडक्टर लगा होगा, सिर्फ इंडक्टर लगा होगा, only an inductor is connected with the AC source, then the phase difference between VL and I, यानी उस सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो पाई बाई 2 का होगा। यानी करंट बढ़ रही होगी तो वोल्टेज डाउन होगा, वोल्टेज डाउन हो रहा होगा तो करंट बढ़ रहा होगा। सुना है कभी ऐसा? रेजिस्टेंस के केस में ऐसा नहीं होता है। जब वोल्टेज हम बढ़ाते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते हैं करंट में वोल्टेज को बढ़ा, सॉरी रेजिस्टेंस जब होता है, जब वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ती है। ओम्स लॉ पढ़ा है ना, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जब हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो करंट भी इंक्रीज करती है, ओनली एंड ओनली इन द रेसिस्टिव सर्किट्स। जब सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस लगा होगा तब, लेकिन इंडक्टर लगा होगा तो ये काम नहीं करेगा। इसीलिए थर्ड चैप्टर में हमने सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए ही हमने पढ़ा हुआ, क्या? ओम्स लॉ। लेकिन इंडक्टर के केस में देख लेना उल्टा है। एक पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में जब करंट बढ़ती है तो वोल्टेज डाउन होता है, या वोल्टेज जब डाउन होता है तो करंट बढ़ती है, इंक्रीज है ना। तो देखना ध्यान से, फेज डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि आई और बी के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है? 5/2। आई और बी के बीच में फेज डिफरेंस रेजिस्टेंस के केस में कितना है? 0। इसमें 5/2। लेकिन जब दोनों सर्किट को कंबाइन कर दिया जाता है, जब दोनों सर्किट को कंबाइन कर दिया जाता है
तो करंट ना तो इसके अकॉर्डिंग चलेगी और ना तो इसके अकॉर्डिंग चलेगी। क्या करेगी? दोनों के बीच का कुछ करेगी, डिपेंडिंग अपॉन द रेसिस्टिव प्रॉपर्टी। जिसकी रेसिस्टिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी करंट उसी के अकॉर्डिंग चलेगी। यानी कि जो फेज डिफरेंस होगा आई और वी के बीच में, आई और वी के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो डिपेंड करेगा कि किसकी रेसिस्टिव प्रॉपर्टी ज्यादा है ना। देखो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे tan फाइव, tan फाइव का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये कितना है VL और ये कितना है VR, है ना। VL अपॉन VR, I इंटू XL अपॉन I इंटू R, I से I कैंसिल, XL अपॉन R। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ओमेगा एल अपॉन आर। चाहो तो ओमेगा को 2 पाई FL अपॉन आर लिख सकते हो, है ना। चाहो तो इसके आगे चाहो तो लिख दो 2 पाई FL अपॉन आर, है ना। tan फाइव कितना फेज डिफरेंस होगा बिटवीन आई, देख लेना, ये आई है ना, ये नेट करंट है और जो नेट रिजल्टेंट ईएमएफ आया है इनके बीच का एंगल कितना है फाइव। अब कितना होगा, पहले पहले केस में 0 था, दूसरे केस में 90 था। जब दोनों को मिक्सअप किया गया तो फेज डिफरेंस फाई आया जो कि एक्सएल और एक्सआर पे भी डिपेंड है ना। अगर एक्सएल और एक्सआर दोनों बराबर हो यानी कि दोनों की रेजिस्टिव प्रॉपर्टी सेम होगी, मान लो 5 5 ओम हो गए, ये भी 5 ओम है ये भी 5 ओम। अगर ये दोनों 5 5 ओम हो गए तो tan फाइव इक्वल टू 1, तो फाइव इक्वल टू क्या आ जाएगा 45, समझ में आया? ना तो 0 होगा ना तो 90 होगा, दोनों के बीच का होगा। दोनों का बीच का तब होगा जब दोनों की रेसिस्टिव प्रॉपर्टी सेम हो। देख लो भाई बाउंस ना हो, तुम लोग रिप्लाई उप्लाई कुछ करते नहीं है, वीडियो ऑफ ही रहती है, क्या पता है तुम लोग ना सच में मूड ऑफ कर देते हो। पढ़ना ही नहीं चाहते, टाइम देते हो लेकिन पढ़ना चाहते नहीं। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? बताओ जल्दी जल्दी। डन, चलो भाई आगे पढ़ा करिए। एक बात आप याद रखना, वो कौन सी बात? एक बात कौन सी बताओ? वेरी वेरी बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, कौन सी बात देखना कि अगर चाहो तो अपने अपनी लैंग्वेज में लिख लो, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ। ऐसा कोई थ्योरी नहीं है, कोई ऐसी थ्योरी नहीं है, ये सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। कि अगर हम अगर कहे सर्किट के अंदर, अगर कहे कि करंट इन द सर्किट इज दिस, है ना। बहुत बार कंफ्यूजन आ जाता है कि बोला गया है कि करंट इन द सर्किट इज 5 एम्पीयर फॉर एग्जाम्पल, बस इतना कहा है करंट इन द सर्किट इज 5 एम्पीयर। तो कौन सी करंट मानोगे? मैक्सिमम करंट मानोगे, मीन करंट मानोगे, आरएमएस करंट मानोगे? और कुछ नहीं दिया है, नथिंग। अगर आपसे सिर्फ इतना बोला हुआ है कि द करंट इन द करंट इन द सर्किट इज 5 एम्पीयर, तो कौन सी मानोगे, मीन, आरएमएस और मैक्सिमम यानी आई नॉट? कोई बताएगा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना, न्यूमेरिकल के लिए बहुत जरूरी है।
नहीं पता? IRMS यानी आई इफेक्टिव भी कहते हैं। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो IRMS, और अगर गिवन होगा तो जो गिवन होगा वही मानेंगे। अगर मीन दिया हुआ है तो मीन, और मैक्सिमम या एम्पलीट्यूड गिवन है तो मैक्सिमम या एम्पलीट्यूड आपने आई नॉट मानना है। ठीक है, तो इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं। न्यूमेरिकल थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि जानते ही न्यूमेरिकल बिना फिजिक्स पे कार्य है। न्यूमेरिकल नहीं तो मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग। राइट डाउन द क्वेश्चन। A 12 ohm resistance, a 12 ohm resistance, a 12 ohm resistance, and an inductor of and an inductor of R equal to 12 दिया हुआ है, और इंडक्टर ऑफ लिखो यहाँ पे 0.05 अपॉन पाई हेनरी, एच दिया हुआ है 0.05 upon pi Henry are connected in series, are connected in series across the ends of a circuit, across the ends of the circuit is connected a 130 volt, is connected a 130 volt 130 volt AC supply, 130 volt AC supply of 50 hertz, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 hertz, 50 hertz। कैलकुलेट, कैलकुलेट, यहाँ पे देखो नंबर 1 पे लिखा हुआ है द करंट इन द सर्किट। देखो कुछ नहीं पूछा हुआ इसमें, क्या पूछा हुआ है? द करंट इन द सर्किट, और कुछ नहीं पूछा हुआ कि मीन निकालना है कि आरएमएस निकालना है कि मैक्सिमम निकालना है। आपसे सिर्फ क्या पूछा हुआ है, सिर्फ देखो ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, हरियाणा बोर्ड का है शायद ये। इसमें लिखा हुआ है क्या? कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। तो आपको बेसिकली क्या निकालना है? IRMS निकालना है। ठीक है, सेकंड, फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज 5। ठीक है, तो सबसे पहले आपको IRMS निकालने के लिए, पहला सोल्यूशन करने के लिए IRMS इज इक्वल टू आपको ERMS जो कि दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब वो ERMS हो जाएगा। ERMS और अपॉन में Z, दो चीजें ना, तो Z निकालना पड़ेगा। तो ERMS तो आपका 130 दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम, है ना, 130 दिया हुआ है। Z निकालना है तो Z निकाल लेते हैं। Z इक्वल टू अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर तो गिवन है, एक्सएल नहीं गिवन। एक्सएल के प्लेस पे क्या करेंगे हम? ओमेगा यानी 2 पाई एफ इंटू एल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू
पाई इंटू एफ के प्लेस पे 50 है और एल के प्लेस पे 0.05 अपॉन पाई होल स्क्वायर प्लस 12 होल स्क्वायर आर इज गिवन 12। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा है ना, ये 100 हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 5 का स्क्वायर और अपॉन 12 का स्क्वायर। यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे 25 प्लस 1 44 यानी कि 9 अंडर रूट 13 सॉरी अंडर रूट दिस ये अंडर रूट हो जाएगा तो 13 हो जाएगा सर है ना 13 तो आप यहाँ से आई आर एम एस निकाल सकते हो। आई आर एम एस इज इक्वल टू 130 अपॉन 13 10 एम्पियर। ओके पेज निकालना है आपको सेकेंड वाले में पेज यहाँ निकाल सकते हैं tan phi इज इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर ना। एक्सएल कितना है एक्सएल हमने कैलकुलेट किया 5 आया है 5/12 तो फाइव इज इक्वल टू tan इनवर्स tan इनवर्स 5/12 दैट इज द आंसर। बाकी क्वेश्चन खुद से भी कर लो ना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग आरसी कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ otherwise you may leave the class after writing your attendance you may leave the class